यूनिट में ही कंटिन्यू कर लो, यूनिट 4 में ही कंटिन्यू कर लेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, संवितरण फलन Z के बारे में, कि Z को हम विभिन्न अलग अलग ऊष्मागतिकीय प्राचलों के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ताप हो, एंट्रोपी हो, दाब हो, आयतन हो, या जैसे हमने चारों ऊष्मागतिकीय जो हमने विभव पढ़े थे, कौन से, U पढ़ा था हमने, आंतरिक ऊर्जा, H पढ़ा था एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F पढ़ा था, और गिब्स फ्री एनर्जी G पढ़ा था। उन चारों के रूप में भी हमने देखा, एंट्रोपी के रूप में भी देखा। क्लियर है, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उससे ही नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसीलिए आप वहीं पे कंटिन्यू करेंगे इसको, तो यूनिट 4 में ही लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, Z के बारे में ही है, मतलब संवितरण फलन Z का ही एक मान निकालने का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस तरीके से आया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखिए, किसी एक परमाणु आदर्श गैस का, किसी एक परमाणु आदर्श गैस का संवितरण फलन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। किसी एक परमाणु आदर्श गैस का संवितरण फलन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। सूत्र लिखेंगे, Z इक्वल टू V/H³ 2πm/K/T⁴/2। ये आपको प्रूफ करना है, प्रदर्शित करना है ये। ठीक है, लिख लो ये Z बराबर ये मान। लिख लिया, ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है और यही हमारा टॉपिक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे लिखा है कि देखो क्वेश्चन इस तरीके से आपका आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 3 साल आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि Z का एक फॉर्मूला ये भी होता है, किस तरीके से आता है ये भी हम पूरी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देंगे, मान लो कि Z की आपको वैल्यू दे दी और आपको प्रूफ करना होगा कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे हम, ये होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करके हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित की गणना कीजिए। देखो, निम्नांकित की गणना कीजिए। ठीक है, पहला तो हमें क्या दे रखा है, निम्नांकित की गणना कीजिए। उसमें पहला दे रखा है प्रत्येक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, प्रत्येक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। और दूसरा हमसे क्या कह रखा है, पहला तो दे रखा है प्रत्येक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, और दूसरा दे रखा है कि गैस की विशिष्ट ऊष्माएं। गैस की विशिष्ट ऊष्माएं, देखो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक आपको ध्यान हो तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया है। सबसे पहले हमने यही माध्य ऊर्जा ही निकाला था, माध्य ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में। क्यों, क्योंकि गैसों में हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे अणु क्या होते हैं, किसी न किसी प्रकार की मोशन में ही होते हैं, स्थितिज ऊर्जा उनकी बिल्कुल नगण्य होती है। तो गतिज ऊर्जा, तो जो हमने औसत ऊर्जा निकाला था फर्स्ट वही हमारी क्या हो जाएगी, औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और दूसरा हमने इसके बाद में सेकंड नंबर पर विशिष्ट ऊष्मा निकाल करके देखा था, तो ये विशिष्ट ऊष्मा। तो इस तरीके देखो एक क्वेश्चन में ही 3 टॉपिक आपसे पूछ लिए। उस दिन हमने औसत गतिज ऊर्जा का एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से एक क्वेश्चन में ही 2-2 बना करके भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आंसर तो आपको पता चल गया। हमें ये आंसर पता करना है कि ये मान कहाँ से आया, तो आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखना शुरू करो। हाँ, तो हेडिंग लो,
आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा। क्लियर है? यहाँ जो हम Z पता करेंगे, Z पता करके उसके थ्रू हम क्या पता करेंगे, माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा से हमारे पास क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा, और गतिज ऊर्जा से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके विशिष्ट ऊष्मा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, E का मान आ जाएगा तो विशिष्ट ऊष्मा। तो माध्य ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमने नॉर्मल किसी गैस के लिए निकाला था, Z के फॉर्म में निकाला था। क्लियर है? आप डायरेक्ट वैल्यू वहां से भी निकाल सकते हो। जैसे माध्य ऊर्जा का आपका फॉर्मूला ध्यान हो तो वैल्यू क्या थी, n/t² डेल अपॉन डेल Z डेल n डेल अपॉन डेल बीटा ln Z के फॉर्म में वैल्यू आई थी। तो वहाँ हमें Z का मान पता हो तो Z का मान रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, और उससे हम CV का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें Z निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे आदर्श गैस के लिए, और उसके बाद आगे का। तो हमें जो हमसे जो यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों के तीनों का आंसर यहाँ से मिलेगा। तो लिखो, इसमें हेडिंग डालो आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, और इसमें लिखो किसी आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, किसी आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले किसी निकाय की एक विशिष्ट अवस्था, ब्रैकेट में लिखना माना आई, स्मॉल आई। हमने एक निकाय की बहुत सारी अवस्थाएं होंगी, जिसमें से हम स्पेशली बात कर रहे हैं आईवे स्टेट की। ठीक है, विशिष्ट अवस्था ब्रैकेट में लिख देना माना आई, ब्रैकेट क्लोज, की ऊर्जा, विशिष्ट निकाय जो भी हमने माना है आई की ऊर्जा ई आई, ज्ञात हो। किसी आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि हमें किसी निकाय की एक विशिष्ट अवस्था, ब्रैकेट में लिख लिया माना आई, की ऊर्जा ई आई ज्ञात हो। फुल स्टॉप। उसके बाद सभी ऊर्जा अवस्थाओं के लिए संवितरण फलन द्वारा निकाय की माध्य ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये EI पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सब हेडिंग देते हैं। हेडिंग 2, निकाय की विशिष्ट अवस्था आई की ऊर्जा, ब्रैकेट में EI। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कभी भी जब इस टाइप का कोई भी आपको डेरिवेशन करनी होती है निकाय की, तो हमने जैसे इससे पहले भी किया है, निकाय हमने कैसा लिया, कहीं ना कहीं हम 3D में ही लेते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, कोई निकाय लोगे मतलब एक पूरा सिस्टम से एग्जांपल है, कोई भी जैसे हमने डब्बा ले लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप डब्बा ले सकते हो। सपोज आपके पास ये डब्बा है, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये हमने मान लिया कि ये एक निकाय है। ठीक है, अब इस निकाय के अंदर अगर हम इसे खोले तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी विशिष्ट इसके अंदर मान लिया हमने कोई भी हमारी गैस भरी हुई है, तो आप देख सकते हो इसकी लंबाई है, इसकी कुछ ना कुछ, ये इसकी चौड़ाई है पीछे की तरफ, और ये इसकी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो हमें कोई भी निकाय कैसा लेना होता है, 3D में लेना होता है। हम 2D में नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम ये जो भी गैस की बात करते हैं, ये हम बात करते हैं पूरे स्पेस में, पूरे हमारे
आकाश में गैस किस प्रकार से फैली हुई है। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में गैस भरी हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें दिखती नहीं है लेकिन वायु तो हर जगह है। अब वो गैस का क्या है, वॉल्यूम ही होता है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि टूटी में भरी हुई है, क्योंकि इस रूम की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, हम ऐसा कोई एक आयताकार पात्र मान लेते हैं, जैसे कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ले ली, और फिर उसका आयतन लेकर के फिर उसमें कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेंगे कि उसमें कोई भी n नंबर है, पार्टिकल्स के, गैस के पार्टिकल्स की संख्या है n, और फिर उसके द्वारा हम देखेंगे कि उसमें एक कण की ऊर्जा कितनी होगी, तो उन n कणों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वहां से हमें ऊर्जा मिलेगी टोटल, ठीक है। तो हमने सपोज करो कैसे ही मान लो हमने ये ले लिया है कोई आयतन, ठीक है। ये हमने ले ली, इसकी लंबाई है मान लो Lx x डायरेक्शन में, ये हमने इसकी चौड़ाई ले ली मान लो, ये चौड़ाई ले ली Ly, और ये इसकी ऊंचाई हमने ले ली, ये ऊंचाई हमने कितनी ले ली Lz, क्लियर है। और इस पूरे में हमने मान लिया, इस पूरी ही गैस में टोटल वॉल्यूम में क्या है हमारे पास, गैस के कण उपस्थित है। ये इस पूरे में हमारे पास इस वॉल्यूम में गैस के कण उपस्थित है। टोटल हमने मान लिया कोई टोटल हमारे पास n कण उपस्थित है, क्लियर है। तो साइड में डायग्राम बनाओ और फिर इसमें लिखो लिखो माना कि कैपिटल Lx, Ly, Lz भुजाओं वाले, माना कैपिटल Lx, Ly, Lz भुजाओं वाले एक आयताकार पात्र में निश्चित मात्रा में एक आदर्श गैस भरी हुई है, निश्चित मात्रा में एक आदर्श गैस भरी हुई है, फुल स्टॉप। गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, मान लेते हैं प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तथा पात्र में गैस के अणुओं की कुल संख्या कैपिटल N है, तथा पात्र में गैस के अणुओं की कुल संख्या कैपिटल N है, ठीक है, फुल स्टॉप। चूंकि गैस के अणुओं की यह संख्या इतनी कम है, कि अणुओं के मध्य काफी दूरी संभव है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अणु केवल पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं, क्लियर है। कहने का मतलब समझ गए आप। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, जो टोटल n है इस आयतन के कंपेयर में ये n परमाणु बहुत कम है। मानने का मतलब क्या है, यहाँ जैसे हम छुरी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि पात्र जो है हमारा आयतन ये बहुत ज्यादा है, उसके कंपेयर में जो कैपिटल N परमाणु है, परमाणु की संख्या ये बहुत कम है। अब कम होने का मतलब है आपको दूर से देखने में लग रहा है इतना, लेकिन एक और इस एक के मध्य में बहुत ज्यादा दूरी है, हम ये मान सकते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, किसी बड़ी जगह में अगर बहुत कम लोग चले जाएं, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें आप 10 लोगों को भेज दो या 20 लोगों को भेज दो, 50 को भी भेज दो, अगर वो ग्राउंड मान लो आपके 100 लोगों की स्ट्रेंथ का है या 200 लोगों की स्ट्रेंथ का ग्राउंड है, और उसमें आप अगर सिर्फ 50 लोग भी भेजोगे तो 50 लोग होने को है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, उन सबको एक को बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, हर कोई एक दूसरे से दूरी बना करके रखेगा। इसका मतलब अब इतनी बड़ी जगह में अब भीड़
भीड़ भाड़ होती है तभी तो एक दूसरे से टक्कर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे क्या भीड़ भाड़ होती है, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर जा रहा है, तो उनमें आपस में टक्कर होती है। क्यों? जगह कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। क्लियर है? हम अपने घर में चलते चलते टकराते हैं क्या? ऐसा रेयरली होता है कि कभी चलते चलते आप टकरा गए। वो किस कंडीशन में? अगर आपका ध्यान नहीं हो तो। अदरवाइज क्यों? क्योंकि नॉर्मली घर है हमारे ऐसे बने होते हैं, जितने लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जगह काफ़ी ज़्यादा होती है तो टकराने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो पात्र का आयतन है वो अणुओं की संख्या के कंपेयर में क्या है कि उनकी संख्या जो है आयतन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए दो के बीच में दूरी जो है वो अच्छी खासी है। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये आपस में टकराएंगे अणु। इसका मतलब इनमें आपस में तो कोई टक्कर होनी नहीं है। गैस के अणु है तो कभी रेस्ट में तो होते नहीं, विराम अवस्था में ऑलवेज मोशन करते रहते हैं। इसका मतलब ये मोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पात्र की दीवारों से ही टकराना पॉसिबल है। इनमें आपस में किसी प्रकार की टक्कर नहीं होगी, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो इसमें, चूंकि आदर्श गैस के अणु परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहे हैं। चूंकि आदर्श गैस के अणु परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहे हैं, अतः गैस की संपूर्ण ऊर्जा केवल उनकी गतिज ऊर्जा के कारण मानी जा सकती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हमने उससे क्या निकाला था, माध्य ऊर्जा निकाला था, ई बार का मान निकाला था। और हम उस ई बार को ही, अगर जहाँ बात गैसों की हो रही है, स्पेशली आइडियल गैस की हो रही है, तो ई बार को हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस कण जो होते हैं वो रेस्ट में नहीं होते, तो उनकी ऐसी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बहुत ही नगण्य होती है। या फिर किसी और टाइप की, हाँ, अगर ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ अणु आपस में कुछ न कुछ प्रकार की अन्य क्रिया कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई और आपके पास एनर्जी आ जाए, जैसे अगर उनके अंदर वाइब्रेशन हो जाए या किसी और टाइप की एनर्जी उसके अंदर कंसिडर हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट में वो एनर्जी भी हो। लेकिन जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मैं आपस में तो किसी टाइप का इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, केवल पात्र की दीवारों से, तो पात्र की दीवारें उन पर एक्स्ट्रा में बस फोर्स लगाएंगी, किसी अलग टाइप की उनको ऊर्जा तो देने वाली है नहीं। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है, माध्य ऊर्जा जो हम बात कर रहे हैं, वही उनकी गतिज ऊर्जा मान सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, लिखो, अर्थात माध्य स्थितिज ऊर्जा माध्य गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य होती है। माध्य स्थितिज ऊर्जा माध्य गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है, फुल स्टॉप। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, माना, अब लिखो नेक्स्ट, और डेरिवेशन का पार्ट हमारे यहाँ से शुरू होगा। ये हमने नॉर्मली इसकी थ्योरी बता दी। ठीक है, इस निकाय का हमने नाम दे दिया है ए। कुछ भी हमने इस निकाय का नाम क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। कुछ भी और नाम भी दे दो आप, कोई नहीं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, हमने इसका नाम मान लिया ए। या फिर सिस्टम है तो हम मान लेते हैं एस नाम दे दिया हमने। क्लियर है? आगे जाकर के, क्योंकि ए हम हो सकता है कोई कांस्टेंट भी मानेंगे, इसलिए ताकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो हमने मान लिया ये। तो हम लिखे, माना क्या हो जाएगा, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Lx Ly इंटू Lz हो जाएगा वॉल्यूम, Lx इंटू Ly इंटू Lz। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसे, इक्वेशन नंबर 1, निकाय का आयतन। फिर लिखो माना निकाय S है जिसका आयतन Lx Ly Lz है। आयतन V इक्वल टू लिख लेना। ठीक है ना, आयतन क्या है यहाँ पर V, आयतन V इक्वल टू Lx Ly Lz है, इक्वेशन नंबर 1। तथा
निकाय में एक परमाणु गैस भरी है, तथा निकाय में एक परमाणु गैस भरी है। एक परमाणु गैस आप क्या समझते हो? जिसमें सिंगल एक परमाणु हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी हीलियम गैस होती है, ऑर्गन गैस होती है, नियॉन गैस होती है, ये सारे। हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ भरी हो तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है, द्विपरमाणु होता है। ऑक्सीजन भरी हो, ऑक्सीजन होता है O2। CO2 भरा हो तो CO2 तो त्रिपरमाणु हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की गैसें। यहाँ बात केवल किसकी कर रहे हैं? एक परमाणु के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या मान रहे हैं? हीलियम ऑर्गन। और वैसे भी आदर्श गैसों के रूप में भी आपको पता है यही गैसें ली जाती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं? माना निकाय में आदर्श गैस, यहाँ बोले एक परमाणु गैस, ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे हीलियम ऑर्गन आदि भरी हुई है, ब्रैकेट बंद, तथा निकाय किसी नियत ताप कैपिटल T पर, निकाय किसी नियत ताप कैपिटल T पर एक हीट रिजर्वायर के संपर्क में है। हीट रिजर्वायर पे पहले पढ़ा था, या हिंदी में लिख लो, एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। नियत ताप कैपिटल T पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तथा साम्यावस्था में है, तथा साम्यावस्था में है। फुल स्टॉप। फिर देखो, किसी क्षण एक अणु का वेग, किसी क्षण एक अणु का वेग, किसी क्षण एक अणु का वेग स्मॉल v है, एक अणु का वेग स्मॉल v है, तब x, y तथा z दिशा के संगत, तब x, y तथा z दिशा के संगत, ये आपका x डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका y डायरेक्शन दिया है हमने, और ये आपका z डायरेक्शन है। तब x, y, z दिशा के संगत वेग के घटक, वेग के घटक क्रमशः क्या हो जाएंगे? vx, vy व vz होंगे। वेग के घटक क्रमशः vx, vy, vz होंगे। अब हम बात करें एक एक डायरेक्शन में स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, गतिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा तो है नगण्य, हमने बोला गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ हमें वेग मिल गया कि किसी एक अणु का रैंडमली अगर हम वेग लेते हैं, वेग भी है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट लो वेग के, तो vx, vy, vz हो जाएंगे। तो हम बात करें एक्स दिशा में कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा आप मान लो ये ई के एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? 1/2 mvx²। ठीक है, और या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? px²/2m। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी इक्वेशन नंबर नाम मत दो, ये हो जाएगा आपके पास ई के एक्स डायरेक्शन में गतिज ऊर्जा px²/2m। px समझ गए? या फिर संवेग का भी एक्स डायरेक्शन में घटक है, ध्यान नहीं रहे तो ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ px क्या है? संवेग का एक्स दिशा में घटक। जैसे वेग का घटक लिया है वैसे ही संवेग का एक्स दिशा में घटक। क्लियर? फुल स्टॉप। अब नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो। ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लिया करो तो ध्यान रहता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख लिया। एक्स डायरेक्शन के लिए अभी हम एक डायरेक्शन में लेकर के चल रहे हैं। लिखो, यदि अणु पात्र में मुक्त रूप से गति करते हैं, यदि अणु पात्र में मुक्त रूप से गति करते हैं, तो दीवार से क्रमागत टक्कर करने में, तो दीवार से क्रमागत टक्कर करने में उसको एक्स दिशा में, उसको एक्स दिशा में 2lx दूरी तय करनी पड़ेगी, 2lx दूरी तय करनी पड़ेगी।
2l कैसे, ये हम तो वॉल्यूम ले रहे हैं, जितना वो x डायरेक्शन में उसको इधर चलना पड़ेगा प्लस x की तरफ चलना पड़ेगा, उतना ही इस डायरेक्शन में उसको माइनस x की तरफ चलना पड़ेगा। तो टोटल अगर अपन दीवार से उसकी टोटल दूरी लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2lx के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? देखो उसको 2lx दूरी तय करनी पड़ेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, अब क्वांटम में हमने क्या पढ़ा था आपको ध्यान होता हो, जब हमने क्वांटम देखा तो वहां पे अपन प्रत्येक कण को भी किस तरीके से कंसीडर कर रहे थे, एक तरंग की तरह। वेव मैकेनिक्स के फॉर्म में पढ़ रहे थे, तभी अपन अवस्था फलन क्या दे रहे थे, साई आर टी से दे रहे थे कि कोई एक तरंग फलन की अवस्था फलन के रूप में हम दे रहे थे किसी तरंग की। ठीक है, तो लिखो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी पात्र में प्रत्येक गतिमान अणु के, किसी पात्र में प्रत्येक गतिमान अणु के साथ एक तरंग अवश्य संबद्ध रहती है, एक तरंग अवश्य संबद्ध रहती है जिसकी प्रकृति अप्रगामी तरंगों के समान होती है, जिसकी प्रकृति अप्रगामी तरंगों के समान होती है, अप्रगामी तरंगों के समान होती है। समान होती है। अतः अप्रगामी तरंग के निर्माण से, अप्रगामी तरंगों के निर्माण से, अप्रगामी तरंगों के निर्माण से क्या लिख सकते हो, अप्रगामी तरंगों के निर्माण से, चूंकि तरंगों के लिए अगर आपने कभी इक्वेशन पढ़ी हो, क्वांटम मैकेनिक्स में भी होती है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी अप्रगामी तरंग के लिए इक्वेशन होती है x डॉट पी एक्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है NH के इक्वल। ये आपको ध्यान हो तो ये जब आप लोगों ने अगर एटम के बारे में पढ़ा हो तो ये बोर ने नियम दिया था, बोर का क्वांटिकल सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बोर की हम 2-3 परिकल्पनाएं पढ़ते हैं जब आप एटम के बारे में 11-12 में भी पढ़ा जाता है इसको, तो ये बोर का लॉ भी होता है। किस फॉर्म में, कि बोर ने भी यही वाला दिया था अप्रगामी तरंगों के निर्माण के फॉर्म में, वहां से भी लिख सकते हो या फिर क्वांटम के अकॉर्डिंग x डॉट पी एक्स इक्वल टू NH होता है से, ये हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएगी, x की वैल्यूज क्या है, x है हमारे पास पोजीशन, तो पोजीशन किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे 2lx के इक्वल डॉट px एज इट इज। n की बात करें तो x डायरेक्शन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कोई nx मान लेते हैं हम, और h को अगर हम h कट के फॉर्म में लिखे तो h कट अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं हम इसको, या फिर अभी h के फॉर्म में लिख लो nx डॉट h लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या कर दिया, बस हमने x का वैल्यू डाल दिया और nx के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से अगर आप बात करो px का मान निकालने की, तो px बराबर क्या हो जाएगा, nx अपॉन lx इंटू h अपॉन में 2। अब देखो, क्योंकि h इक्वल टू, अगर h को आप किसके फॉर्म में लिखना चाहते हो, h कट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो h कट बराबर क्या होता है, h अपॉन 2 पाई, h कट इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई। तभी तो h की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होती है। 2 इंटू पाई का मतलब वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, पाई 3.14 इंटू 2 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो एक तरीके से 6 में आप 6 का डिवाइड करते हो, तभी तो h कट की वैल्यू कितनी होती है 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। याद हो आप लोगों को, तो ये इसी में वैल्यू होती है इसकी, काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं। h कट बराबर h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे h अपॉन 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, h कट इंटू पाई के बराबर। तो ये nx अपॉन में lx इंटू h कट इंटू पाई, px का मान आ जाएगा यहाँ से h अपॉन 2 बराबर देखो h कट इंटू पाई, लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे nx क्या है, कणों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो लिख लेते हैं यहाँ nx इक्वल टू प्रोबेबली 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
लिख लो, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। nx वैसे भी आपको पता ही है, बराबर क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, px का मान आ गया। अब ये px का मान अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, px स्क्वायर अपॉन 2m था, px का मान हमने निकाला था। तो यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 उस इक्वेशन को नाम नहीं दिया था आपने शायद, px वाले को नहीं दिया हो तो उसको नाम दे देना, ठीक है। उसको नाम 2 दे देना, तो इसको फिर नाम 3 दे देना। फर्स्ट इक्वेशन हमने कौन सी ली थी, मैं यहाँ पे रफ करती हूँ इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहता। शायद b = Lx Ly z को फर्स्ट इक्वेशन नंबर दिया था। तो सेकंड जो भी हमने ex का मान निकाला है px स्क्वायर अपॉन 2m, उसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ लिख लो इक्वेशन नंबर 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ex इक्वल टू क्या था, px स्क्वायर अपॉन 2m। तो अपॉन 2m को तो अपन लिख लेते हैं 1 अपॉन 2m और बच गया px का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करके लिख दो। वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, nx स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर। लिख लो, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, थोड़ा रीसेट करके लिखते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m lx स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास x डायरेक्शन में जितने भी पार्टिकल गति कर रहे थे, कितने कण गति कर रहे थे, nx कण हमने मान रखे हैं। nx कण गति कर रहे थे तो ये उनके लिए हमें क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी का मान। ये e के x से लिखा था, e के x, तो ये काइनेटिक एनर्जी ओनली, इसलिए काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी से मतलब कि जो पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, e के x। तो यहाँ से आपके पास जैसे x डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब y और z डायरेक्शन में बिल्कुल सिमिलर होगा। y z डायरेक्शन में भी कुछ ऐसे ही n y अणु y डायरेक्शन में मूव करेंगे और ऐसे ही n z अणु कोई हमारे z डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उनके लिए भी अगर हम निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार y व z दिशा में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, e के y के लेंगे तो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एन वाई स्क्वायर, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा अपॉन में 2m एज इट इज, ये हो जाएगा एल बाई और ई के जेड इक्वल टू एन जेड स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m एल बाई। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर भी इनके मान एन वाई का मान एक ही होगा 1 2 3, एन जेड का मान भी 1 2 3 यही होगा। तो यहाँ लिख सकते हो एन वाई बराबर एन जेड बराबर 1 2 3, वही मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अणुओं की एनर्जी है, ये तो टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं।
ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा, E के x डायरेक्शन प्लस E के y प्लस E के z। तो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास, सबकी लिख दो, एन एक्स स्क्वायर सब में देखो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सब में कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो पहले बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू यहाँ से जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर था, बाकी दोनों में शायद में सिर्फ एल बाई एल से लिखा है, वहाँ स्क्वायर कर लेना, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कणों की टोटल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे, 5 6 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 7। टोटल एनर्जी ई का मान, ई के लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी है ई के। ठीक है, और यहाँ ई के बराबर हमने, क्योंकि किसके लिए हमने बात की थी, शुरू में ही हमने हेडिंग डाली थी कि हम यहाँ इस निकाय की अलग अलग अवस्थाएं होंगी, हम कोई विशिष्ट अवस्था आई के लिए ऊर्जा कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब ये जो फाइनल हमारे पास ई के आएगा, यही मान किसका होगा, ई आई का मान होगा। जो हमें ई आई कैलकुलेट करना था वही ई आई का मान हो जाएगा फाइनली। तो बराबर पे लिख लेंगे ई आई। हमने कोई विशिष्ट अवस्था आई के लिए केवल वैल्यू पता की है कि आई के लिए एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जाने वाले जो कण है, तो इनके सापेक्ष टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। टोटल एनर्जी भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, वही टोटल एनर्जी की इक्वल होगी ई के आई। ठीक है, तो हमारे पास ई आई का मान आ गया है। तो अब ई आई का मान आ गया है, यहाँ से हम समीकरण फलन जेड पता कर सकते हैं। हमें जो जेड पता करना था, तो जेड का फॉर्मूला, लेकिन आपको ध्यान हो तो हमने क्या लिखा था, समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो वहाँ पे हमें टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हमने पहले क्या निकाल लिया, एनर्जी निकाल लिया। अब हम यहाँ से समीकरण फलन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लिख लो पहले इतना, नेक्स्ट लिखेंगे समीकरण फलन की परिभाषा से। Z इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन नंबर 8। तो ई आई का मान यहाँ से रख देते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लो ई आई। क्या हो जाएगा, z इक्वल टू, देखो समेशन, अब यहाँ पे समेशन ई आई का मान, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में, तो तीनों के लिए समेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एन एक्स एन में एन जेड है। अब हम इनको बांट देंगे। यहाँ पे टोटल एन का 1 से इंफिनिटी के लिए था, हमने एन तीनों डायरेक्शन में लिया है एक्स वाई जेड में, तो तीनों के करस्पॉन्डिंग इसको स्प्लिट करोगे, एन एक्स इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दूसरा समेशन एन वाई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और तीसरा समेशन एन जेड इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इसके साथ में आएगा एक्सपोनेंशियल, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस बीटा एज इट इज, मल्टीप्लाई में ई आई का टोटल वैल्यू, मतलब पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू में टोटल एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर
एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से हम इन सबको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सारे मान कैसे देंगे, अगर आप एक्स एक्शन के लिए वैल्यू अलग कर लो, वाई के लिए अलग कर लो, जेड के लिए अलग कर लो, ये तीनों मल्टीप्लाई में रहे होंगे। मल्टीप्लाई में रहेंगे तभी उनके आधार समान है, तो उनकी घातें जुड़ जाती है। इसका मतलब आधार एक्सपोनेंशियल उनका सेम रहेगा और उन सबकी जो पावर्स है वो टोटल क्या हो गई, यहाँ पर ऐड हो गई। जिनको अलग अलग करके लिखे तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखो यहाँ से अपन कैसे लिख सकते हैं इनको, z इक्वल टू, अब अलग अलग डायरेक्शन के लिए सबको स्प्लिट कर लेते हैं। x के लिए स्प्लिट करेंगे तो समेशन एन एक्स इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, वैल्यू में आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू ओनली एक्स डायरेक्शन की वैल्यू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये पाई गई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू आई। इसका अंदर सेम इसी तरीके से डॉट हम एन वाई के लिए लेंगे तो समेशन एन वाई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर। ठीक है, डॉट समेशन एन जेड इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में ये माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो तीनों वैल्यू कुछ इस तरीके से हम यहाँ से ये मान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि जब तीनों में आपके आधार सेम है, एक्सपोनेंशियल है, ये सारी वैल्यूज पावर में ही होती है, ई की पावर में होती है, तो समझते होंगे एक्सपोनेंशियल के टर्म में हम लिखते हैं तो हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बट एक्चुअली में ई की पावर में इस तरीके से होती है वैल्यूज। और जब इन सबके आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ के लिखा जा सकता है। इन सबके आधार एक्सपोनेंशियल थे तो हमने इन सबको जोड़ करके इसकी पावर के फॉर्म में लिख दिया था। क्लियर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको इंडिविजुअली हर एक के लिए z का मान मिल रहा है। देखो z का मान हमने शुरुआत में क्या लिया था, z का मान ये तो लिया था समेशन z के मान वाली इक्वेशन कौन सी थी, वहां से देख लेना। z बराबर क्या लेते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के फॉर्म में हमने लिया था। क्लियर है, यहाँ आप देखेंगे सेम हमें n की वैल्यू कम्प्लीटली x डायरेक्शन में दे रहा है ये मान, यही सेम मान हमारे पास कम्प्लीटली y के लिए आ रहा है और यही सेम मान कम्प्लीटली z के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये किसको एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है जेड एक्स को, ये जेड वाई को और ये जेड डैश को। क्लियर है, कैसे, ये हमारे पास देखो एक्सपोनेंशियल, ये टोटल हमारे पास जेड का मान था जो हमने इक्वेशन लिया था इनसे स्टार्टिंग में, जेड बराबर टोटल वैल्यू होती है ये। अगर यही मान आपके लिए एक्स डायरेक्शन में आने लग जाए तो किसका मान हो जाएगा, जेड एक्स का। ऐसे ही वाई के लिए आने लग जाए तो जेड वाई का, जेड के लिए आने लग जाए तो जेड जेड का। मतलब आप जेड बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, जेड एक्स डॉट जेड वाई डॉट जेड जेड, यहाँ आप लिख सकते हो तीनों डायरेक्शन में टोटल जेड का मान। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 10। समझ पाएंगे किस तरीके से तीनों मान ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है, जहाँ जेड एक्स इसको माना है हमने, वैल्यू लिख लो एन एक्स इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल
माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड वाई बराबर हमने किसको माना है, समेशन एन वाई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन 2m एल वाई स्क्वायर एंड जेड जेड इक्वल टू हमने लिया है समेशन एन जेड इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। इन तीनों को हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। इनको इक्वेशन नंबर दे दो, कोई इक्वेशन नंबर 11 है, इक्वेशन नंबर 12 और ये इक्वेशन नंबर 13। यहाँ से आप देख सकते हो z के मान इस तरीके से हम x, y और z डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि टोटल वैल्यूज जो है इन सब में अगर हम बात करें एन एक्स एन वाई एन जेड, तो हम ये यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर समेशन लगा रहे हैं। समेशन का साइन किसके लिए होता है, जब अलग अलग मान हमारे पास होते हैं। अब यहाँ हम योग किसका कर रहे हैं, एन एक्स कणों का, एन वाई कणों का, एन जेड कणों का। लेकिन क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या माना था कि इस पात्र में टोटल कण कितने हैं, कम ही है, तभी तो उनके बीच में दूरी अच्छी खासी थी। तो कम कण है तो उनमें कम के लिए अलग अलग को अगर हम समेशन करें तो उससे हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास जैसे 10 ही कण है तो 10 में हम अलग अलग को करें कि इस डायरेक्शन में इतने हैं, इस डायरेक्शन में इतने, इस डायरेक्शन में इतने, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेटर होगा कि हम 1 से 10 तक डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे में समाकलन कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन को समाकलन से प्रतिस्थापित करने पर कोई एक डायरेक्शन में देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने एक डायरेक्शन में ले लिया तो इक्वेशन नंबर 11 आपके पास क्या बन जाएगी, जैसे जेड एक्स इक्वल टू, बस इस समेशन को आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन से कर दो, लिमिट यही लग जाएगी आपकी 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, एन एक्स की ही लिमिट होगी है, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एल एक्स स्क्वायर इंटू वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, डी एन एक्स। इंटीग्रेशन है इसलिए मान किसके रूप में आ जाएगा हमारे पास, डी एन एक्स के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा ये 14। नोट कर लो। अब इस इंटीग्रेशन का हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ जितने भी कांस्टेंट मान है, यहाँ आप देख सकते हो बीटा है, पाई, एच कट है या फिर 2m l, ये सारे के सारे कांस्टेंट मान है। तो इन सबको हम कंबाइन किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। मतलब इंटीग्रेशन एक तरह से केवल किसका हो जाएगा, सिर्फ इस dnx का हो जाएगा n कणों के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से हम ये मानते हैं, माना a इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं किसको। अब कांस्टेंट को मानने का तरीका ये है, आपको आगे समझ में आएगा इसे हमने क्यों माना, ताकि हमें इंटीग्रेशन में इजी हो। क्या कि ये जो बीटा अपॉन 2m है, जैसे बीटा और 2m यहाँ पे देख रहे हो आप, सबकी जो स्क्वायर है, पावर सबका क्या है, पाई स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर, सबकी पावर स्क्वायर है।
तो अपने को सबकी पावर का आधा मान लेना है। तो यहाँ पे बीटा और 2m इनकी पावर क्या है, एक एक पावर है, इनकी पावर सिंगल है, पावर 1 1, तो 1 का आधा 1/2 के फॉर्म में ले लेते हैं। क्यों लेंगे वो आगे भी समझ में आएगा। तो यहाँ देखो बीटा अपॉन 2m को अपन क्या ले लेते हैं, बीटा अपॉन 2m पावर 1/2, इनका आधा ले लिया, इनकी पावर एक थी, एक का आधा आधा, और बच क्या गई ये स्क्वायर वाले। तो इन सब की पावर तो हम वैसे क्या ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यह आप ले लो पाई एच कट अपॉन एल एक्स, इंटू में क्या बच गया एन एक्स। क्लियर है। इन वैल्यू को हमने किसी कांस्टेंट ए के बराबर मान लिया। अब कांस्टेंट निकाला हमने यहीं से, लेकिन किस फॉर्म में निकाला है, इन सब की पावर जस्ट हाफ के फॉर्म में ले लिया है। क्यों लिया है ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से अब आप एन एक्स का मान निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एन एक्स स्क्वायर लेते हैं तो मान निकालने में अंडर रूट में वैल्यू आती, फिर हमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा वो सुटेबल नहीं होता, इसीलिए हमने सबकी पावर हाफ हाफ ले ली। यहाँ से एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एन एक्स इक्वल टू सारी वैल्यूज को अपॉन में भेज दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू बीटा अपॉन 2m, या उधर जाकर के उल्टा इसको हम कर दें तो 2m अपॉन बीटा पावर 1/2, और ये हो जाएगा lx अपॉन पाई एच कट। ये मान हमारे पास किसका आ जाएगा, lx का मान हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से अब अपने पास क्या निकल जाएगा, dnx का मान निकल जाएगा आराम से। तो dnx हमें यहाँ पर चाहिए, एम्प्लाइज dnx इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो x के रेस्पेक्ट में है, हमें इसका एक तरीके से क्या करना है, ओनली डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए देखो हम सबका यहाँ पर तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उनके डिफरेंशिएशन का भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली इस कांस्टेंट ए पर फर्क पड़ेगा। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m अपॉन बीटा पावर 1/2, ये सब कांस्टेंट मान है इसीलिए एज इट इज आ जाएंगे lx अपॉन पाई एच कट, और बच क्या जाएगा dA, इसका कांस्टेंट कितना हो जाएगा dA के बराबर। अब ये सारे के सारे मान हम यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में। तो देखो उपयुक्त मान, ये तो हमने माना था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, हम समाकलन को सॉल्व करते हैं। तो उपयुक्त मान समीकरण 14 में रखने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको zx सॉल्व करना है इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल। अब आपके पास देखो बीटा पाई स्क्वायर अपॉन 2m, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट मान है। ठीक है, हमने इस कांस्टेंट मान के जस्ट आधे को a के बराबर माना है, मतलब कि इन सबका हम स्क्वायर कर दे तो इधर भी मान किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल a स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में dnx, तो dnx का मान आपके पास किसके बराबर हो गया, ये पूरा कांस्टेंट इंटू dA के इक्वल। तो ये लिख लो आप 2m अपॉन बीटा पावर 1/2 lx अपॉन पाई एच कट इंटू dA। क्लियर है। अब आ गया हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिख लो, ये माइनस का यहाँ पे बीटा भी आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ए के मान हमने पॉजिटिव फॉर्म में ही माना था, माइनस भी था ऑलरेडी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, zx इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 2m अपॉन बीटा पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, lx अपॉन पाई एच कट इंटू में एक्सपोनेंशियल क्या बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ए फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये इंटीग्रेशन हमारे पास बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, लास्ट इक्वेशन कौन सा था, 14 में रखा है, मतलब ये 15 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 15। अब समझ में आया हमने ए का मान हाफ फॉर्म में क्यों लिया था, ताकि यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर बन जाए। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड
सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, तो इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन, हमें पता है डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको ए स्क्वायर में लाने के लिए हमने क्या किया, जितने यहाँ पे ए की जो टोटल वैल्यू थी ना उसके जस्ट आधे मानों को हमने माना है किसी कांस्टेंट के बराबर, ताकि जब हम एक्चुअली में वहाँ वैल्यू डालें तो वो हम सबके किसके बराबर आ जाए, स्क्वायर के बराबर आ जाए। इन सबकी पावर के फॉर्म में है, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो इन सबकी पावर के फॉर्म में था, मतलब इनके डबल के फॉर्म में था, हमने जस्ट उसके आधे को ए के बराबर माना, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ए का भी यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से हमें डी एन एक्स का वैल्यू भी आराम से मिल जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, मानक समाकलन। जब किसी का इंटीग्रेशन 1 to इंफिनिटी हो, किसका, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मान लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होता है 1/2 अंडर रूट पाई, मतलब अंडर रूट पाई बाई 2, ये सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर डी ए है। आप चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर के टर्म में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए स्क्वायर और डी ए, क्लियर है। तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट पाई बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज जेड एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो 2m अपॉन बीटा है, पावर 1/2 मतलब अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, इंटू में अपने पास है एल एक्स अपॉन पाई एच कट, ये मान आ गया। इसका मान हमने स्टैंडर्ड का मान रख दिया अंडर रूट पाई अपॉन 2। अब हमें बस इन चीज़ों को थोड़ा सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व हम इनको कैसे करते हैं, देखो आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ आप देख रहे हो अंडर रूट 2 है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, आता होगा वैसे आपको सिंपल मैथमेटिक्स से, अंडर रूट 2 है, नीचे क्या है सिंपल हमारे पास 2 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर लीजिए, ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2 इंटू रूट 2 2, और अपॉन में 2 रूट 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2 के इक्वल। एक डायरेक्ट तरीका इस तरीके से होता है। दूसरा, ऐसे समझ में नहीं है तो आप ऐसे मान लो जैसे कि ये 2 है, इसे भी हमने क्या करना है अंडर रूट के अंदर लिखना है, तो अंडर रूट के अंदर 2 को लिखने का मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर आप उसको 4 लिखोगे, अंडर रूट के अंदर 4 लिखोगे तभी तो वो रूट से बाहर आकर के आपके पास 2 बना होगा। किसी भी चीज़ को रूट में लिखने का तरीका होता है कि आप उसको स्क्वायर करके लिखो, ताकि रूट से बाहर आती है वैल्यू क्या होती है, उसकी पावर जस्ट हाफ हो जाती है, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम इस फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये 2m अपॉन बीटा हमारे पास है ऑलरेडी, क्लियर है। ये हमारे पास अंडर रूट पाई है, तो इसको भी हम एक साथ रूट वाली चीज़ों को एक साथ ले लेते हैं, अंडर रूट पाई है, 2 रूट के बाहर था, रूट के अंदर लिखने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक पाई भी हमारे पास सिमिलर रूट में है और ये पाई बिना रूट के है, तो जैसे √2/2 का मान कितना है 1/√2, इसी तरीके से अगर हम बात करें रूट पाई है ऊपर और अपॉन में सिंपल हमारे पास पाई है विदाउट रूट, तो इसका मान भी कितना आएगा 1/√पाई आ जाएगा। कैसे आएगा, इस तरीके से सॉल्व करने पर। वैसे समझ में नहीं है दूसरे तरीके से देख लेंगे, ये रूट पाई है, इस पाई को हमें क्या करना है इसके अंदर लिखना है, तो हम किस फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल सी बात है पाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये लिख दो आप पाई स्क्वायर, कि ताकि पावर हमारा मतलब है बाहर आकर के पावर कितनी हो गई होगी 1 रह गई होगी, क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास देखो 2m पाई, ये तो अंडर रूट में आ रहा था, बीटा आ रहा था, बीटा ऐसे चीज़ लिखा, 2 को अंदर लिख दिया 4 करके, पाई को लिख दिया अंदर पाई स्क्वायर करके, एक एच और बच गया, एच कट को भी अंदर लिख देंगे, तो अंदर किसके फॉर्म में लिख देंगे एच कट स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। बाहर आने हमारे पास कितना रह जाएगा एलेक्स रह जाएगा सिंपली। अब इनको सॉल्व कर दो, तो मान क्या आ गया 2 से ये कैंसिल, 2 टाइम्स पाई से ये पाई कैंसिल, तो हमारे पास रह क्या जाएगी वैल्यू, हमारे पास ये मान आ जाएगा अंडर रूट m अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर इंटू एल एक्स, ये मान आ जाएगा हमारे पास जेड एक्स का, m अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर इंटू में एल एक्स के इक्वल, क्लियर है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर m अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर पावर 1/2 इंटू एल एक्स, ये अपने पास जेड एक्स का मान आ गया। इसी तरीके से हम जेड वाई और जेड को भी लिख सकते हैं, एक को
को सॉल्व कर लो, बाकी दोनों को आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि इसमें आधी वैल्यूज तो देख रहे हो आप कॉन्स्टेंट ही आ रही है। ओनली एक्स वाई जहाँ फर्क पड़ रहा है, एक्स की जगह वाई लिख दो, जेड लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार जेड वाई इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर इंटू में पावर 1/2, या हम ओनली एल वाई हो जाएगा, पावर 1/2 एल वाई एंड जेड जेड इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर पावर 1/2 एल जेड। नोट कर लो। किया तो यहाँ से जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड इन सब वैल्यूज को हम कहाँ लिख सकते हैं, जेड बराबर जहाँ हमारे पास जेड एक्स जेड वाई जेड जेड आएगा। अब इक्वेशन नंबर कौन सी थी मैं फिर भूल गई, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लो। शायद मेरे ख्याल से 10-12 के आसपास कोई क्वेश्चन नंबर थी, है ना। देखो पीछे कॉपीज फटाफट पलट के देखो। जहाँ हमने z को किस फॉर्म में लिखा है, टोटल जो हमने z का वैल्यू निकाला, जहाँ हमने तीनों e की पावर्स को अलग अलग स्प्लिट करके लिखा था, तो एक मान हमें कम्प्लीटली x में मिला था, एक कम्प्लीटली y में मिला था, एक कम्प्लीटली z में मिला था। तो हमने उसे किस फॉर्म में लिखा था, zx zy और zz के फॉर्म में। वो इक्वेशन नंबर कितना है, वो इक्वेशन नंबर देख लो। ठीक है, जितना भी हो तो उपयुक्त zx zy zz के मान समीकरण, अब जो भी समीकरण आई हो कहाँ लिख लेंगे, समीकरण में रखने पर। मेरी तरह आप लोग भी ब्लैंक मत छोड़ देना, वहाँ पर लिख लेना रखने पर। तो z बराबर अपने पास क्या आया था, जेड एक्स जेड वाई इंटू जेड जेड इक्वल टू रखेंगे तो अपने पास देखो m अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर, यही वैल्यू सब में, ये कांस्टेंट इसकी पावर 1/2, ये वैल्यू तो जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड तीनों में कॉमन आई है। चेंज ओनली क्या हुआ है, एल एक्स एल वाई एल जेड का चेंज हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ मैं तीनों की पावर्स लिखती हूँ, पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, टोटल पावर क्या आ जाएगी 3/2, 3/2 इंटू में आ जाएगा आपके पास एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। क्लियर हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना था, हमने तीनों को लिखा है। ये तीनों की पावर क्या होगी, ये सेम वैल्यू है, पावर 1/2 पावर 1/2 और एक और जेड एक्स की वैल्यू भी पावर 1/2, तीनों के आधार सेम है, खाते उनकी जुड़ जाएगी तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। बाकी ये तीनों वैल्यूज हमारे पास एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। और एल एक्स एल वाई एल जेड फर्स्ट इक्वेशन में हमने किसके लिखे बराबर लिखा था, बी के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल एक्स डॉट एल वाई डॉट एल जेड, हमने उस पात्र का आयतन माना था बी, ठीक है। इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, बी इंटू में एम अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर पावर 3/2। लिख लीजिए, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट किसका आ गया, हमारे समीकरण फलन का।
और जेड का फॉर्मूला आ गया, फाइनल ये रिजल्ट। अब आपको ध्यान हो, हमने जब क्वेश्चन में लिखा था कि जेड का मान हमें क्या प्रूव करना है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज था, तो वो मान लाने के लिए हम एग्जैक्टली इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वही मान मिल जाएगा। क्योंकि जब हमें प्रूफ करने को, अगर आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी आदर्श केसों के लिए किसी पात्र के आयतन में, या फिर डायरेक्टली आ जाए आदर्श केसों के लिए समीकरण फलन का मान, तब तो आप डायरेक्टली ये मान लिख दो, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू प्रूफ करने के लिए दे दी, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म तक ही लेकर के आओ कि हाँ ये मान आ रहा है। तो बस हम एक दो स्टेप इसको जैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वो मान भी मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया था कि अपने को ये प्रूफ करना है। देखो इसको सिंप्लीफाई हम आगे क्या करें, अब यहाँ पर बीटा है, बीटा बराबर क्या होता है, 1/kt होता है। तो चूंकि बीटा इक्वल टू 1/kt मान रख देते हैं यहाँ से, इम्प्लाइज z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v एज इट इज, ये v कैपिटल है, अच्छे से बनाना है इसको v, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर m है, बीटा की वैल्यू रख दी 1/kt, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास k इंटू टी, अपॉन में क्या बच गया 2π h² पावर 3/2। क्लियर है, इतना वैल्यू बच गया। अब अपने पढ़ा था h² इक्वल टू, क्या पढ़ा था, h/2π, ठीक है। इम्प्लाइज h बराबर, हाँ h/2π होता है, अपने को आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी क्या आ रहा है, h कट आ रहा है, तो h कट की वैल्यू अपन चेंज कर देते हैं h/2π के फॉर्म में। तो अपने पास यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, मतलब वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² 4π², ये मान यहाँ पे पुट कर दो, तो z बराबर क्या बच जाएगा, v इंटू में mkt अपॉन 2π, h² का मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो h² नीचे रह जाएगा, इंटू में ये वैल्यू चली जाएगी आपके ऊपर 4π² की पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो 2 से ये कैंसिल 4 और पाई से एक पाई भी कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, v इंटू में आपके पास बच गया 2π mkt अपॉन h² पावर 3/2। क्लियर है, z बराबर ये बच गया। या फिर अगर अपन बाहर लाना चाहें तो h² की पावर 3/2 है, ये देखो h² पावर 3/2 क्या होगा सॉल्यूशन, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच क्या जाएगा h3, मतलब h² 3/2 से बाहर आकर के ओनली कितना बच जाएगा, h3 बच जाएगा। तो इसको बाहर ले आओ, z बराबर आ जाएगा आपका v ऑलरेडी है अपॉन में h3, और अंदर पावर में ओनली क्या बच जाएगा 2π mkt पावर 3/2। यही दे रखा था अपने को प्रूफ करने के लिए। तो ये आ गया अपने पास रिजल्ट कि हाँ समीकरण फलन का मान आदर्श केस के लिए ये होता है, हेंस प्रूफ। नोट कर लो। दूसरी चीज अपने को इसमें, ये तो अपने पास मेन वैल्यू दे ही रखी थी, उसके बाद में दो चीजें और अपने को सॉल्व करने को दे रखी थी, एक माध्य गतिज ऊर्जा और दूसरी अपने को बता रखी थी उसकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला अपन यहाँ से देखते हैं। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आपके पास z का मान आ गया है, ठीक है, z का मान फाइनल रिजल्ट दिया गया है, और एक बार आप पहले निकाल चुके हो भी लास्ट लेक्चर में, जैसे हमने निकाला तो वहाँ जहाँ जहाँ z आ रहा था आप वहाँ z का ये मान रखो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, उस तरीके से भी देख लेते हैं।
ऑलमोस्ट वही तरीका है। देखो ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा मैनेज कर लो, लाइट क्योंकि जा चुकी है इसलिए। तो यहाँ से अपन माध्य ऊर्जा निकालने के लिए क्या करें, तो नेक्स्ट हेडिंग अपन देते हैं माध्य ऊर्जा। बहुत इजी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था सिमिलर, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ। देखो वहाँ सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, प्रायिकता की। प्रायिकता P बराबर क्या होता है, और प्रायिकता किस चीज़ की है वो तो आपको पता होगा ही। तो प्रायिकता PI इक्वल टू, वैल्यू हमने क्या देखी थी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI अपॉन समेशन एक्सपोनेंशियल आई के लिए माइनस बीटा EI, इसकी इक्वल होती है वैल्यू टोटली। हम यहाँ बात करें माध्य ऊर्जा, क्योंकि माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या होता है, PI इंटू EI के बराबर प्रत्येक कण के संगत ऊर्जा और उसकी प्रायिकता। तो PI का मान यहाँ से हम इसमें पुट कर देते हैं। इसको मान लो आपको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से PI का मान रखने पर इसका समेशन, ये फॉर्मूला आता है, समेशन भी होता है यहाँ आई के लिए, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ PI का मान रख दो, तो आपके पास ई बार इक्वल टू क्या बच जाएगा, समेशन आ गया, PI का मान यहाँ से रख देते हैं एज इट इज। तो एक तो हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI और अपॉन में समेशन, यहाँ पे भी हमारे पास ये आ जाएगा EI अपॉन में समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, क्लियर है। एक वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दी शायद, ई बार का मान क्या होता है, माइनस PI EI के इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे EI भी आएगा ना मल्टीप्लाई में, EI, क्लियर है। PI का मान एज इट इज उठा करके हमने रखा है, एक्सपोनेंशियल ये अपॉन में ये पूरा मान तो हमारे पास था ही, माइनस बीटा EI अपॉन समेशन बीटा EI, यहाँ मान रखने से समेशन और EI मल्टीप्लाई में ये वैल्यू और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। इस फॉर्म में रख दिया। अब हमारे पास मान किसका था, फाइनली हमारे पास जैसे z की वैल्यू होती है, z बराबर क्या होता है हमारे पास, ये जो नीचे हमारे पास मान आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, एक तरीके से किसका मान है, z का मान है। तो हम क्या लिखें, समिश्रण फलन की परिभाषा से, समीकरण फलन की परिभाषा से z बराबर क्या होता है, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI के, क्लियर है, नोट कर लो इतना। आई कणों के लिए होता है, ये अंडरस्टूड है, ये रह जाए तो आप लोग लगा दिया करो, आई कणों के लिए होता है समेशन। कर लिया ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो इधर कर देती हूँ मैं, z का मान अपने पास ये आ गया। अब z का अगर अपन बीटा के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अगर यहाँ से अपन निकाल लेते हैं डेल z अपॉन डेल बीटा, तो मान क्या हो जाएगा, बीटा के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल रह जाएगा, तो आपके पास समेशन की वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI एज इट इज, और बीटा EI का वापस से होगा बीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस EI, ये
वाला ही है ये, ठीक है, ये यही वाला है ये सब जगह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई नोटेशन पे ध्यान भी नहीं देता, ठीक है। तो अपने पास मान क्या बच गया, माइनस ई आई समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये मान अपने पास किसके बराबर आ रहा है, डेल जेड अपॉन डेल बीटा के बराबर। तो अपन इस इक्वेशन में देखते हैं, तो अपने पास एक तरीके से ये पूरा का पूरा मान आ रहा है ई आई इंटू में समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये पूरा का पूरा मान अपने पास एज इट इज आ रहा है, बस माइनस का में एक एक्स्ट्रा आ रही है। और ये नीचे वाला मान ये तो अपने पास जेड के इक्वल है ही, तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से ये मान दे उठ जाए ई बार बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, ये मान तो एज इट इज जेड का मान होता है ये 1 अपॉन जेड, और ये पूरा मान ओनली माइनस को हटा देते हैं, तो ई आई समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ये किसके इक्वल बन रहा है, डेल जेड अपॉन डेल बीटा के इक्वल, डेल जेड अपॉन डेल बीटा और माइनस साइन एज इट इज। अपने पास ई बार का मान किस फॉर्म में आ गया, 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा। तो एक तरीके से ई बार का ये एक और फॉर्मूला होता है, एक तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है, क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पर हम z का मान रख देते हैं, तो z का मान हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या आई थी, z इक्वल टू z का मान रखने पर, अब उसको आपने कौन सी इक्वेशन नंबर दी थी या नहीं मुझे पता नहीं, z का मान रखने पर z बराबर इनिशियल जो वैल्यू आई थी जिसको फिर हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था, z का मान क्या आया था, b इंटू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच का स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान है, उसको कोई इक्वेशन नंबर लिख लेना तो लिख लेना उस समीकरण से z का मान रखने पर, b इंटू एम अपॉन 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर पावर 3/2। ये मान था ना अपने पास, इसको अपन ने थोड़ा सॉल्व किया था तब जाकर के अपने पास फाइनल दूसरे फॉर्म में भी रिजल्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये पूरा का पूरा मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण इसमें ई बार के मान में रख देते हैं, ठीक है। ई बार का मान जेड का मान ये वाला मान यहाँ रख देते हैं ई बार में, इसको नाम दे देंगे कोई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ रखने से देखो ई बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा v, और ये पूरी वैल्यू है। अब अपॉन में z लिखने का मतलब है 3/2 आएगा अपॉन में, और उसको अगर आप उल्टा करके लिखो तो वह वैल्यू आपके पास किस फॉर्म में बन जाएगी, 2/3 के फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। या फिर 2/3 के फॉर्म में करके लिख दो ऊपर, नहीं तो फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो आप 2 पाई बीटा एच कट स्क्वायर अपॉन एम पावर 3/2। अगर पावर चेंज नहीं करना चाहते तो वैल्यू उल्टी करके लिख दो, दोनों तरीकों से मान लास्ट में सेम मिलेगा आपको। तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन जेड, उसके बाद है डेल अपॉन डेल जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो बीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके इसका मान रख दो इंटू में, देखो या तो मैं यहाँ रख देती हूँ मान, ये मान अपने को रखना है, इसको या तो मैं सेकेंड मिटा करके यहाँ पर क्या करें, डेल जेड अपॉन डेल बीटा का मान भी यहाँ से निकाल लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल बीटा इस वैल्यू से अपन निकाल लेते हैं। तो बीटा अपने पास देखो अपॉन में गया हुआ है, पावर किस फॉर्म में, 3/2 के फॉर्म में। अपन क्या करें, बाकी जो उसके अलावा जो बच रहे हैं सारे मान कैसे कांस्टेंट मान है, तो कांस्टेंट मानों को तो अपन ले लेते हैं पहले, मतलब m अपॉन, ताकि अपन यहीं पे निकाल लेते हैं, एक तो z का मान रखना है यहाँ पर और डेल जेड अपॉन डेल बीटा दोनों को निकाल के इक्वेशन 3 में सीधे रख देंगे, ठीक है। तो देखो m अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट मान है, एज इट इज इनको लिख दो, और पावर 3/2, ठीक है। डेल अपॉन डेल बीटा किसका हो जाएगा, ओनली ये बीटा है, अपॉन में ये बीटा ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और पावर 3/2 है, मतलब बीटा की पावर -3/2। इसका अपने को करना है, तो -3/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3/2 आगे ले लो, बीटा की पावर -3/2 -1, मतलब कितना मान हो जाएगा, -5/2, बीटा की पावर -5/2 के फॉर्म में, क्लियर है। नोट कर लो।
डेल बीटा इक्वल टू अपन लिख देते हैं m/2 पाई h स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू में इसको लिख देंगे तो देखिए माइनस का 3/2 इंटू बीटा की पावर -5/2 नीचे अगर अपन लिख देते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं बीटा पावर 5/2 अपॉन में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो कोई सा भी। देख रहे हो z निकाला, z से अपन e का मान निकाल सकते हैं, मतलब सब डायरेक्ट अपने आप एक दूसरे से जुड़े हुए मान है, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये मान कहाँ से लाए, प्रोबेबिलिटी से हम ये वैल्यू ले आए, z हमें पता था तो e के मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो e बार बराबर क्या हो जाएगा अपना -1/b m/2 पाई बीटा h स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इंटू में हमारे पास क्या बच जाएगा डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये हो जाएगा -3/2 इंटू में अपन लिखते हैं m/2 पाई h कट स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1 बीटा की पावर 5/2। इस फॉर्म में वैल्यूज आ जाएगी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस बराबर वैल्यू 3/2 अपन पहले ले लेते हैं इंटू में b 1/b करना है तो इंटू में b एज इट इज आ गया अपने पास। ये देखो इस मान को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई बीटा h कट स्क्वायर अपॉन m पावर 3/2। 1 में है तो उल्टा होकर के मान आ जाएगा इंटू यहाँ अपने पास उल्टा क्या बच जाएगा m/2 पाई h कट स्क्वायर, ठीक है, पावर 3/2 और ये 1 बीटा की पावर कितना बच रहा है 5/2 के फॉर्म में। तो 2 पाई m के दिए अपॉन m और ये मान एज इट इज क्या हो जाएगा 3/2 अपोजिट में है कट जाएगा। अब यहाँ अपने पास बीटा की पावर 3/2 कटा है, किससे कटा है ये इससे कटा है बीटा की पावर 5/2 से। आप एक तरह से ऐसे देखो 3/2 माइनस 5/2 आप करो तो मान कितना बच जाएगा आपके पास अपॉन में 2 3 - 5 -2 वैल्यू बच जाएगी माइनस का 1 मतलब अपॉन में बीटा। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए 3/2 और अपॉन में b इंटू में बीटा। फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या बच जाएगा 3/2 इंटू b अपॉन बीटा। क्लियर है। अब b का मान अपन एक जगह और लिखना भूल गए एक्चुअली, इसलिए b का मान बच रहा है। यहाँ पर z था डेल z अपॉन डेल b किया, यहाँ पर अपने b लिखा है। देखो ये b का मान यहाँ पे भी आएगा सब जगह b का मान, इसीलिए b हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। b से b कैंसिल, b से यहाँ पर b कैंसिल, हमारे पास ओनली मान क्या बचेगा 3/2 बीटा ई बार। समझ में आ गया बीटा कैसे कटा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हमने क्या किया है देखो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ई बार का मान था z का मान एज इट इज इक्वेशन में से हमने रख दिया, ये z का मान रखा, यहाँ से डेल z अपॉन डेल बीटा निकाला, ये मान हमारे पास निकल गया। ठीक है, बीटा की पावर -3/2 का करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या लिखेगा। अगर आप इसे ऊपर ही लिखना चाहते हो तो बीटा की पावर -5/2 के टर्म में लिख लो। हमने अपॉन में लिखा है तो अपॉन में पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया। ऊपर -3/2 करके ऊपर लिख लो आप तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो 1/z एज इट इज रखा और इंटू में डेल z अपॉन डेल बीटा का मान -b से यहाँ पे हम काट रहे इसको b और यहाँ पर भी b रख रहे हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज एज इट इज। 1 में था ऊपर जाकर के ये मान उल्टा हो गया पावर 3/2, ये मान हमारे पास एज इट इज रह गया बीटा की पावर। अब यहाँ देखो बीटा को अगर छोड़ देते हैं तो 2 पाई h कट स्क्वायर अपॉन m है पावर 3/2 के साथ, यहाँ जस्ट उल्टा है m अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बीटा की पावर हमारे पास बच क्या जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा पावर 3/2, नीचे बच जाएगा पावर 5/2। तो 3/2 है, इसको ऊपर लेकर के जाओ आप तो -5/2, इसलिए मैंने कहा अगर आप ऊपर लिखते हो तो ऊपर -5/2 के फॉर्म में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ठीक है नीचे लेकर के गए फिर वापस ऊपर लेकर के गए फिर वापस नीचे, वो झंझट नहीं पड़ेगी, तो आप उसके फॉर्म में लिखने कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 -5/2 कितना हो जाएगा -1 के बराबर। -1 का मतलब इनवर्स ये हो गया। बीटा बराबर हमारे पास चूंकि क्या होता है बीटा बराबर 1/kt, तो इसका मतलब ई बार बराबर क्या माना जाएगा 3/2 kt। ये अपने पास क्या आ गई माध्य ऊर्जा, जो कि किसके बराबर है माध्य गतिज ऊर्जा के बराबर ही है। नोट कर लो।
ठीक है, लिखो इसमें, अतः एक परमाणु गैस के अणु की माध्य ऊर्जा 3/2 kT होती है। माध्य ऊर्जा 3/2 kT होती है। फुल स्टॉप। इससे स्पष्ट है कि अणु की माध्य ऊर्जा आदर्श गैस के केवल ताप T पर निर्भर करती है। इससे स्पष्ट है कि अणु की माध्य ऊर्जा आदर्श गैस के केवल ताप T पर निर्भर करती है, ना कि पात्र के आकार पर। क्लियर है? अगर अपन बात करें पूरे निकाय की, अगर अपन माध्य ऊर्जा की बात करते हैं कि टोटल निकाय में कैपिटल N अणु है, तो अपने पास टोटल माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से। यदि निकाय में कैपिटल N अणु है तो निकाय की माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगा, E बार इक्वल टू N इंटू E बार। ठीक है, E बार डैश मान लो इसको, अगर ये भी E बार लिखा है तो E बार डैश मान लेते हैं, N इंटू E बार मतलब 3/2 N KT के इक्वल, और N इंटू K किसके इक्वल होता है, R के इक्वल, तो 3/2 RT। ये अपने पास किसका आ जाएगा, आदर्श गैस के लिए N के T के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और यहाँ से अपने से थर्ड नंबर पे क्या पूछा था, CV पूछ रखा था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा पूछ रखा था, तो वो मान भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर अपन बात करें मोलर विशिष्ट ऊष्मा, CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/dt। किसका, E बार का, मतलब D/dt अपन किसका कर रहे हैं, 3/2 KT का। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 K। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और यहाँ से आपका अब आपका ऑलमोस्ट कोर्स आप कह सकते हो कि अब आपका कंप्लीट है। कंप्लीट पहले भी था, बट ये चीज़ें भी क्वेश्चन के आए हुए थे, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी, कुछ अलग टाइप की चीज़ें कि जेड के फॉर्म में आप देख सकते हो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेड संवितरण फलन के रूप में। तो अगर कोई क्वेश्चन जरूरी है यही सेम क्वेश्चन आए, कुछ और भी आ सकते हैं, तो आपको जेड का कोई सा भी फॉर्मूला लो, इतने सारे फॉर्मूले निकाल लिए, देखो वहाँ पे किस चीज़ की एनर्जी पूछ रही, ई ले लो, और ई से आप जेड या जेड से ई आप आराम से निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूले में मान पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ई का मान आ जाए, ई से आप CV का मान निकाल सकते हो, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। और इस तरीके से हमारा थर्मल स्टैटिकल हुआ कंप्लीट। इसके सारी प्रॉब्लम्स आप लोग करो, एग्जाम में पेपर अच्छे से करके आओ। फिर भी अगर कुछ लग जाएगा, कुछ रह गया, तो उसके लिए मैं वापस नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू।